नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3-4 विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की, और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो टिप्पणी की है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। और 2-3 विषय और हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं, और ममता बनर्जी का बयान आया है। आपको ध्यान होगा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, जिस पर महीनों तक वहां पर हड़ताल चली थी, हंगामा हुआ था। तमाम राजनीतिक बयानबाजी उस समय भी हुई थी, और अब जबकि अदालत ने उस रेपिस्ट को, संजय रॉय को, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है, कलकत्ता पुलिस अगर इस मामले की जांच करती, सीबीआई ना करती, तो संजय रॉय को फांसी की सजा मिलती। यानी अदालत के आदेश पर भी वो सवाल खड़े कर रही हैं, सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। और सीबीआई को सौंपा किसने था केस? ये तो जो हाई कोर्ट था कलकत्ता का, उसने ये फैसला लिया था। दूसरे, एक मानहानि के केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। किसी ने आरोप लगाया था, उन पर मानहानि का एक मामला दर्ज कराया था कि उन्होंने अमित शाह के बारे में ये टिप्पणी की थी कि साहब, बीजेपी में तो हत्यारे भी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जिसके बारे में कहा गया है, उसने मानहानि का केस चूंकि नहीं किया है, इसलिए कोई थर्ड पार्टी आकर के अगर मानहानि का केस करती है, तो हम उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, केस आगे नहीं बढ़ेगा। अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की तरफ से लड़ रहे थे, तो अगेन एक सवाल उठ रहा है। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप युग की फिर से अमेरिका में वापसी हो रही है, और वो 4 साल बाद सत्ता में वापसी करके फिर से अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। जरा मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलेगा अमेरिका के भीतर भी और अमेरिका के बाहर, दुनिया भर में भी। तो चलिए सीधे जुड़ लेते हैं। लखनऊ से मेरे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, जी बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी पर आते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए। इन पर एक्चुअल में दिल्ली दंगे में अहम साजिश रचने का आरोप है। ये आम आदमी पार्टी के सभासद थे, पार्षद थे, जब दिल्ली में दंगा हुआ था। और दंगा भी कब हुआ था, संयोग देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर थे। पहले गांधीनगर गए थे, फिर ताजमहल गए थे, उसके बाद ये लोग दिल्ली आए थे, और जैसे ही दिल्ली में इन्होंने कदम रखा, दिल्ली में दंगा भड़का दिया गया था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी, मोदी सरकार को भी बदनाम करने की और डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाने की। तो ये जो एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है कि इतने संगीन आरोपों वालों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा, आज से 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि यदि किसी निर्वाचित जो जो जनप्रतिनिधि है, विधायक या सांसद, यदि उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो वो कन्विक्शन की डेट से विल स्टैंड डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। यानी उसकी जो सदस्यता है विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा की, कोर्ट के फैसले के दिन से
स्वयं समाप्त समझी जाएगी। और आपको याद होगा इसके और इस फैसले से लालू यादव प्रभावित हो रहे थे, तो मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल ने 2012 या 13 में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस बिल, वो ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया था, और जिसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था, याद होगा आपको। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हाँ, तो अगर वो कानून बन गया होता, तो जो नेता निर्वाचित हैं, एमएलए एमपी, अगर उनका कन्विक्शन होता तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, उनकी सदस्यता बनी रहती। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये साफ ये बताता है कि रिफॉर्म का एक पड़ाव तो तब पूरा हो गया था, आज से 13 या 15 साल पहले, और अब ये अगले रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है, आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के द्वारा ये कहा कि नोटा, नन ऑफ द अबव, एक ऑप्शन दिया मतदाता को कि आप किसी दल को वोट ना दें, नोटा में वोट दे दें। तो वो संविधान के आर्टिकल 141 के तहत जो है वो निर्णय दिया गया था, और वो आरपी एक्ट का हिस्सा बन गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का हिस्सा बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में अभी तो सुनवाई चलेगी, कोई ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि वो हीनियस क्राइम की श्रेणी को तय करे, सारे स्टेक होल्डर्स की राय मांगे, या और ये तय कर दे आर्टिकल 141 के तहत, ताकि वो आरपी एक्ट का हिस्सा बन जाए कि बहुत गंभीर धाराओं में जो लोग जेल में हैं, मुकदमा चल रहा है, और ये करीब 4 साल 9 महीने से जेल में है ताहिर हुसैन, तो इनको जो है इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। ये एक विकल्प है, और मेरा मानना है कि इस बारे में इलेक्शन कमीशन को अवश्य ही सरकार को इस बारे में एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत लंबी सूची सौंप रखी है भारत सरकार को कि चुनावी कानूनों में क्या क्या रिफॉर्म किए जाएं, उसमें भी बहुत सारे होने बाकी हैं, तो उसके जरिए ये हो सकता है। लॉ कमीशन को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। भारत सरकार स्वयं जो है आरपी एक्ट में अमेंडमेंट के लिए इसके लिए बिल ला सकती है, और जैसे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कई बिल रेफर्ड हैं, आपका वक्फ बिल रेफर्ड है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल रेफर्ड है। तो सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेकर के एक व्यापक कॉन्सेंसस या आम सहमति बना करके निश्चित तौर पर इस पे विचार किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशन किया है, तो हमें ये आशा करनी चाहिए कि इससे देश में और राजनीतिक दलों में एक नई एक बहस शुरू होगी, और इस ओर भी लोगों का ध्यान जाएगा। और ताहिर हुसैन का मामला तो आप जानते ही हैं, किस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक असिस्टेंट था शर्मा, उसको जो है बुरी तरीके से उसकी हत्या करके बाद चाकुओं से गोदा गया, फिर उसके शव को अंकित नाले में शर्मा। फेंका गया। किस तरीके से उसके घर के ऊपर जो है एक गुलेल लगाई गई थी, और गुलेल लगा करके हिंदुओं के घरों के ऊपर वहां से पत्थर फेंके जाते थे। पुलिस को बहुत बड़ा जखीरा मिला था उसके घर छत के ऊपर से पत्थरों का, और यहाँ तक कि फायर बॉल तक फेंके गए थे। बहुत सारी चीजें हुई थी। और फरवरी 20 का तो दंगा, वो तो हमारा जो हमारा वामपंथी सेकुलर और जिहादी गठजोड़ की देन थी। और आपको याद होगा उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में भी नागरिकता कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा था। और वो तो मार्च में जब कोरोना आ गया और जब लॉकडाउन लगा, उसके चलते वो जो है वो शाहीन बाग खाली कराया गया। और फरवरी 20 में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे, आपको याद होगा। और बहुत बड़े वर्ग की ये मांग थी कि शाहीन बाग के जो है धरने को हटाया जाए, लेकिन वो धरना भी हुआ। और यहाँ पे ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट का ही पूरी साजिश थी ये, कि कैसे भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, कभी नागरिकता कानून के जरिए, तो कभी किसान आंदोलन के जरिए, जो कि खालिस्तानियों का आंदोलन था। वो भी आपको मालूम है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक साल से अधिक तक बैठे रहे, और आज भी बैठे हुए हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर। अब तो खैर उनको केंद्र सरकार ने
बातचीत का न्योता दिया है 14 फरवरी को, वो शायद चंडीगढ़ में वो बातचीत करने को तैयार भी हो गए हैं। तो ताहिर हुसैन का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले मैं कहूँगा पिछले पिछले 2 दशकों में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से परिवारवाद और टेंटेड लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात सही है कि भारत में चुनावी राजनीति खास करके यूपी और बिहार में और बंगाल में ऐसी है कि आप अगर राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो आपका समाज के जो स्थापित जो सत्ता केंद्र है उनसे टकराव होता है और मुकदमे होते ही हैं। तो और यूपी और राजनीति इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है। यूपी में पिछले 3 दशकों में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बीच को लेकर के जितनी कठोरता भरी प्रतिद्वंदता रही है, जो कंपटीशन रहा है, उसके चलते भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़े पैमाने पे इसके शिकार हुए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन ताहिर हुसैन का मामला सबसे अलग है। वो एक शातिर अपराधी है, ये बुलंदशहर से रहने आया था और इस बात की भी जांच अभी तक नहीं हुई है कि एक आम आदमी जो यहाँ लेबर बन के आया था दिल्ली में, ये इसने इतनी बड़ी आलीशान सब कोठियां कैसे खड़ी कर ली, इतनी बड़ी संपत्ति इसने कैसे बना ली। और आम आदमी पार्टी का ये जो है का ये शायद पार्षद भी था जी हाँ। नगर निगम का। और जब वो इतने गंभीर आरोपों में फंस गया तो आम आदमी पार्टी ने उससे हाथ झाड़ लिया और उससे किनारा कर लिया। और अब ओवैसी साहब आए हैं, ये वही ओवैसी हैं हैदराबाद के जिनका छोटा भाई कहता था कि बस 15 मिनट के लिए हटा लो पुलिस, हम हिंदुओं को साफ कर देंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये बहस आगे चलेगी और चुनाव आयोग और भारत सरकार इस विषय पर ध्यान देंगे कि अब अभी और इलेक्टोरल रिफॉर्म किए जाने की जरूरत है। और वीरेंद्र जी, लोगों को क्या इतना स्मृति दोष है कि अगस्त 2023 में जो घटना हुई थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया था और जिसमें उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, सर्वे सर्वा थे, उनके करीबी संजय रॉय को बहुत मशक्कत के बाद, हंगामे के बाद, प्रदर्शन हड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। तब ये कहा गया था कि ना केवल ये प्रिंसिपल का नजदीकी है बल्कि ममता बनर्जी का भी करीबी है, ये आरोप भी उस समय लगे थे। आज वही ममता बनर्जी जो सीबीआई को जांच ही सौंपने को तैयार नहीं थी, और उस समय ममता बनर्जी पर भी तमाम आरोप लगे थे। 2-3 बार सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर के, हड़ताली स्टूडेंट ममता बनर्जी के घर भी गए थे। उस समय हंगामे हो रहे थे, मीडिया में वो सुर्खियां था। आज जब सियालदह कोर्ट ने उनको, संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो ममता बनर्जी कह रही है कि हम सजा से संतुष्ट नहीं है, फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी और फांसी की सजा हमने मांगी है। अगर कलकत्ता पुलिस से ये जांच ना ली जाती तो उसको फांसी की ही सजा होती। ये इतने विश्वास के साथ ममता बनर्जी कैसे कह रही हैं? और उस समय जो कुछ इनकार इनकी सरकार का कुल मिलाकर के अप्रोच था, एटीट्यूड था, उससे तो हड़ताली डॉक्टर ही संतुष्ट नहीं थे, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, लोगों की जो स्मृति है वो इतनी छोटी है कि अगस्त में ये घटना हुई थी और आज 6 महीने बाद ममता बनर्जी को बोलने का मौका मिला है। आप याद करिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 6 महीनों से ममता बनर्जी पब्लिक स्पेस से लगभग गायब हो चुकी थी। ना वो कहीं आपको टीवी पे दिखाई पड़ी है, ना उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग की है और आज उनको बोलने का मौका मिला है। आज उनको एक हाई मॉरल ग्राउंड उनको मिल गया है। और क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या ये होती है, वो लगातार टकराव की मुद्रा में रहना चाहती हैं, लगातार कन्फ्रंटेशन में रहना चाहती हैं। और जैसे आम आदमी पार्टी को एएपी कहा जाता है, वो आम आदमी पार्टी नहीं है, वो अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी है। वो लगातार सबको अब्यूज करता है, अरविंद केजरीवाल, और सबको एक्यूज करता है।
सबको गाली देता है और सबके ऊपर आरोप लगाता है। सोनिया गांधी भी सोनिया गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव सबको कहता था हम सबको जेल भेज देंगे। उसने मुकेश अंबानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया था वो विजिलेंस ब्यूरो में। तो वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। और ममता बनर्जी ये भूल जाती हैं कि कलकत्ता पुलिस ने तो वो तो कोई एक योजना है पुलिस मित्र की। कलकत्ता पुलिस ने उसको मोटरसाइकिल दे रखी थी आज जिसको सजा हुई है। और आज ममता बनर्जी को मालूम है कि लोगों की स्मृति तो बहुत छोटी होती है, दे हैव ए वेरी शॉर्ट मेमोरी, तो कुछ भी कह दो। और आज ममता बनर्जी की हिम्मत आप देखिए, आज वो कह रही हैं कि यदि सबूत मिटाने का पूरा पूरा मौका वहां के प्रिंसिपल को दिया गया। उस जहां पर ये कांड हुआ था उस कमरे के बिल्कुल बराबर में टॉयलेट बनाने के नाम पर तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा हजारों की भीड़ जो है भीड़ वो घुस गई वहां थी। घुस गई। आरजीकर तो मेडिकल ममता कॉलेज बनर्जी में को मालूम हजारों है ना की कि भीड़ लोगों को ला कुछ करके याद रहता डॉक्टरों नहीं के है, हम साथ कुछ भी कह मारपीट देंगे करा दी और गई। हम बच जाएंगे। तो कलकत्ता पुलिस का ये आदमी मुखबिर था। और ममता बनर्जी की हिम्मत आप देखिए, वो ये कह रही हैं कि यदि कलकत्ता पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन किया होता और कलकत्ता पुलिस ने ही अगर ये एज ए प्रोसिक्यूटर केस लड़ा होता तो इसको फांसी की सजा हो गई होती। अब आज वो जो है अपने आप को बहुत बड़ी प्रोटेक्टर के रूप में, महिलाओं की रक्षक के रूप में उनको अपनी छवि बनाने का मौका मिल रहा है, उनको मौका मिल गया। और उनको जो है, और इस घटना से पूरे बंगाल में ममता बनर्जी की जो छवि धूमिल हुई थी, वो खास करके महिलाओं में उनका जो है जो उनकी एक नेगेटिव इमेज बन के उभरी थी, आज ममता बनर्जी उसको रिपेयर करने का प्रयास कर रही हैं। और उनको मालूम है कि अगले साल उनको जो है चुनाव में जाना है, अगले साल अप्रैल में 2026 में। तो ममता बनर्जी फिर से आज जो है झूठ बोल के निकल गई। और ये भी लोगों को याद नहीं है कि उस घटना के कुछ ही दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसी हॉस्पिटल में, उसी कमरे में हमला किया था। वहां पे फ्रिज तोड़ डाला था, सारा फर्नीचर तोड़ डाला था, एसी पंखा सब तोड़ डाला था ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। लेकिन सीबीआई अगर इस मामले में ना आई होती तो ये अपराधी साफ बच के निकल गया होता। और ममता बनर्जी केवल अपनी जो छवि है और जो उनका गिरता जनाधार है, आज उनको इस मामले में एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया, जिसका वो खुल के इस्तेमाल कर रही हैं। और उनको जो है, उनको मालूम है कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में किसी रिपोर्टर को, पत्रकार को सवाल करने का अधिकार तो है नहीं। उसके खिलाफ या तो ममता बनर्जी बोल देगी कि तुम तो सीपीएम का गुंडा है, या तुम बीजेपी का है, या तुम आरएसएस का है, तुम सामुदायिक है, हम तो सेकुलर है। तो और यही स्ट्रेटजी कांग्रेस की भी है, राहुल गांधी की भी है। कोई सवाल पूछो तो कहते हैं ये तो बीजेपी का सवाल है। तो यही स्ट्रेटजी ममता बनर्जी की भी है, और यही स्ट्रेटजी कर्नाटका के मुख्यमंत्री की भी है, और भी राज्यों में यही स्थिति है। तो अब आरोप तो लगता है बीजेपी के ऊपर, लेकिन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में कहीं पर भी किसी भी पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तुरंत उसके ऊपर या आरोप लग जाएगा या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन भट्ट साहब ये बताइए, ये संदेश खाली की घटना हुई थी, खूब हंगामा हुआ था, नेशनली उसको कवरेज भी मिली थी, कुछ वो जो मीडिया शाहजहां था वो, चैनल, जी हाँ, जो वो एक मुस्लिम इन्हीं का जो अरे जिसकी शाहजहां दादागिरी, बांग्लादेशी है वो। हाँ हाँ, तो उसकी गिरफ्तारी बाद में हुई जब अटैक भी हो गया ईडी पर भी और सीबीआई पर भी, उसकी उसकी अरेस्टिंग भी हुई, सारे काम हुए। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और ममता बनर्जी उस लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने 29 सीट जीत ली। और अभी उपचुनाव हुए, 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 5 की 5 टीएमसी ने जीत ली। तो इसका इसका मतलब क्या निकाला जाए कि चाहे जो होता रहे बंगाल में, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाए, उस पर हंगामे हो जाए, चाहे संदेश खाली में वो कांड हो जाए, दलितों के साथ इस तरह का दुराचार हो जाए, तो भी ममता बनर्जी का जीतने का क्रम तो रुक नहीं रहा साहब। कोई आम जनता पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या?
ये जादू कैसे कर रही है समाजवादी ममता पार्टी बनर्जी? को और कांग्रेस को सारी गड़बड़ियां चुनाव में खाली दिखाई पड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कभी बंगाल में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक कमजोरी है कि जो भयानक अपराध हुआ था कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में, उसके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी को ऑफेंसिव माउंट करना चाहिए था और जिस तरीके का अभियान बीजेपी को चलाना चाहिए था, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। शायद उनको लगा हो कि ममता बनर्जी अगर ज्यादा कमजोर होगी तो सीपीएम आ जाएगी। आप याद करिए अप्रैल 2020 में जब वहां पंचायत चुनाव हुए थे, सॉरी असेंबली चुनाव हुए थे 11-21 में, उस समय भी बड़े पैमाने पर बंगाल में हिंसा हुई थी। 1 लाख से अधिक लोग जो है बंगाल छोड़ के आसाम चले गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को बहुत ही ढीले ढाले तरीके से लिया था और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसमें एक महीने के बाद की तारीख लगती थी। आज किसी को याद भी नहीं है कि सितंबर 21 में 2021 में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो हिंसा हुई थी, उसके शिकार हिंदू ही बने थे, बलात्कार भी हुए थे महिलाओं के साथ। उस मामले में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। उसके पहले पंचायत चुनाव हुए थे, 11,000 से ज्यादा सीटें ऐसी थी ग्राम पंचायत के प्रधान की, जहां केवल एक ही नामांकन पत्र लिया गया और, और कई हजार सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो लोकतंत्र का जो माहौल चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो तो अद्भुत घटना है। और उस पे ना अपोजिशन की कोई पार्टी बोलती है, ना सीपीएम बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। और बीजेपी भी जो है अपने जो उसके चुनावी हित हैं, जो उसके लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल इंटरेस्ट है, उसके अनुसार ही वो चीजों को तोलती है। और जितना एक निर्णायक एक्शन की लोगों को उम्मीद थी बंगाल में इस मेडिकल कॉलेज कांड के बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि संविधान के आर्टिकल 256 या 258 में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ये बाध्यकारी निर्देश दे सकता है कि आप इसमें ये कार्रवाई करिए। और अगर ये कार्रवाई वो राज्य सरकार नहीं करती है तो केंद्र को उस राज्य की सरकार को आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त करने का अधिकार है। आज तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी राज्य में, खास करके केरल या बंगाल में, संविधान के इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये तो बीजेपी के लोग ही बताएंगे। लेकिन जो बंगाल में स्थितियां भयावह हो चुकी हैं और कम से कम 5 से 7 हजार गांव ऐसे हैं जहां पे आज एक भी हिंदू व्यक्ति शेष नहीं है। तो और अगर ये कहा जाए कि वो उसका नाम पश्चिम बंगाल नहीं है, वो अब जो है पश्चिम बांग्लादेश हो गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पटना में थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। वहाँ पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय एक सम्मेलन था और उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि सदनों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, उनको बाधित किया जाता है। सदनों के सामने, यानी राज्यों के सामने भी और देश की संसद के सामने भी जो बड़े मुद्दे होते हैं उनकी अनदेखी कर दी जाती है, कामकाज ही नहीं चलने दिया जाता है। जाहिर है 2014 के बाद से जो परिस्थितियां बनी है, और ओम बिरला साहब भी 2019 से तो स्पीकर हैं ही, दूसरी बार स्पीकर बने हैं, तो वो देख रहे हैं रंग ढंग विपक्ष का, जिस तरीके से सदनों में बाधा डाली जाती है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सदन नहीं चलने दिए जाते हैं, हल्ला काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दलों को अपने सांसदों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। क्या दल ऐसा करेंगे? देखिए, आप केवल पिछले 2 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए। जब भी लोकसभा का सत्र शुरू होता है, कोई ना कोई घटना ले आते हैं। 2023 में पहले आया पेगासस, फिर और उसके बाद फिर जो है लास्ट ईयर जुलाई में आया, उसके बाद आया वो मणिपुर की हिंसा, उसके बाद आया अडानी के बारे में हिडनबर्ग की रिपोर्ट मार्च 2023 में।
24 में आपने देखा लोकसभा के पहले सत्र में जुलाई में बिना किसी कारण के कांग्रेस ने कितना ज्यादा हंगामा किया। यहां तक कि वो लोकसभा का पहला सत्र था और पहला सत्र सदैव राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होता है और उसमें चर्चा के बाद, बहस के बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं या जो जो लीडर सदन होते, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो उस चर्चा का जवाब देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को 1 घंटे से अधिक के भाषण को कितना ज्यादा डिस्टर्ब किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया किसी और कांग्रेस के लोगों ने तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के सामने आ गए और एक आदमी तो बहुत चीख रहा था, उन कांग्रेस का सांसद, उसको प्राइम मिनिस्टर ने अब एक गिलास पानी भी दिया कि भाई तुम थक गए होगे नारा लगा लगा के, थोड़ा पानी पी लो। उसके बाद अभी जो जो विंटर सेशन है उसमें आपने देखा किस तरीके से अंबेडकर के बारे में टिप्पणी को लेकर के हंगामा किया गया, यहाँ तक कि मुकदमे भी हुए और बीजेपी के एमपी को के ऊपर हमला भी किया गया, राहुल गांधी के खिलाफ भी जो है दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई। तो ये बात बहुत स्पष्ट साबित हो जाती है कि ये अब कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है कि केंद्र सरकार को संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में काम करने ही नहीं देना है। यहाँ तक कि पिछला जो पहला सत्र था राज्यसभा का, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें राज्यसभा में भी प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया गया था और दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी जैसे जो सब 74-75 ईयर्स के लोग हैं, इन्होंने बहुत हंगामा किया था। तो अब ये बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस जो लड़ाई उसको लड़नी चाहिए राजनीति के मैदान में, वो उसको लड़ती है लोकसभा और राज्यसभा में। और उसने तय कर लिया है कि अब हम जो है हाउस में, प्राइम लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार को अपना जो जो मत है, जो नीतिगत विषयों पर जो घोषणाएं हैं, वो हम करने ही नहीं देंगे। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद इंडी गठबंधन को थोड़ी अकल आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी की क्या क्या स्थिति हो गई है। अभी पिछले हफ्ते जब कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन हुआ दिल्ली में कोटला मार्ग पे, तो राहुल गांधी बोल गए, आई एम फाइटिंग बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी एंड इंडियन स्टेट। ये बात तो कोई कोई जो नक्सलाइट भी नहीं कहता। आईएसआई ऑफ पाकिस्तान इज फाइटिंग इंडियन स्टेट, लश्कर तैयबा इज फाइटिंग इंडियन स्टेट, हिजबुल मुजाहिदीन इज फाइटिंग इंडियन स्टेट, या जो छत्तीसगढ़ के जो जो नक्सलाइट हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। राहुल गांधी इस हद तक चले गए और उनको ये मालूम है कि भारत इंडियन स्टेट माने इंडियन गवर्नमेंट नहीं होता है। स्टेट के 4 अंग होते हैं, पहला भूभाग, टेरिटरी, दूसरा वहां की जनता, और तीसरा भारत की सरकार, और चौथा उस राज्य की, उस देश की सॉवरेंटी, सार्वभौमिकता। और पॉलिटिकल साइंस में किसी भी देश को स्टेट कहा जाता है और हिंदी में राज्य कहा जाता है। हालांकि हिंदी अखबारों ने इसको बहुत गलत रिपोर्ट किया था और सारे हिंदी अखबारों ने इंडियन स्टेट को राज व्यवस्था कह दिया था। तो अब तो राहुल गांधी सीधे सीधे देशद्रोह पे उतर आए हैं कि हमारी फाइट तो इंडियन स्टेट के साथ है। ये बात तो कोई जो 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 ताकत, जो जो संगठन, जो शक्ति घोषित तौर पर देश की विरोधी है, ये तो वही बोल सकती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत सरकार और सारी संस्थाएं इसके ऊपर खामोश हैं और वही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस ने भारत की सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। अरे इंडियन स्टेट की जो संस्था, हर पॉलिटिकल पार्टी भी है, कांग्रेस भी एक संस्था है, बीजेपी भी एक संस्था है। क्या कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है? तो ये मामला केवल अब लोकसभा तक सीमित नहीं रह गया है। अब देखिए राहुल गांधी तो इंडियन, ही इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये तो कोई नक्सलाइट ही कर सकता है, आईएसआई और पाकिस्तान कर सकता है, कश्मीर के आतंकवादी कर सकते हैं, या जो एक जमाने में उल्फा जैसे नॉर्थ ईस्ट के आसाम में जो जो आतंकवादी सक्रिय थे, वो कर सकते हैं। तो ये मामला अब केवल लोकसभा की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। अब तो लड़ाई वो भारत स्टेट के खिलाफ आ गई है। इंडिया इज ए नेशन स्टेट। तो कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के लोग इसको जो है
इसके ऊपर गोल-मोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो जो लोकसभा स्पीकर ने कहा है, वो बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपने राहुल गांधी की चर्चा की है, जिक्र किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था। अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से खड़े थे और जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से महेश जेठमलानी वहां पर खड़े हुए थे। और ये मामला क्या था? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने चाईबासा इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हत्यारे भी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बन जाते हैं। हत्यारे, हत्यारा वैसे या तो राहुल गांधी को किसी क्राइम रिपोर्टर से मुलाकात करनी चाहिए, वही इनको बता देंगे, पुलिस के पास ना भी जाए तो। हत्यारा वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए और जिसको सजा सुना दी जाए, वरना आप हत्या का आरोपित कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हत्यारा नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने अमित शाह को हत्यारा बताया कि वो हत्यारे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उसको लेकर के एक व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, उसने मानहानि का मामला दायर किया। निचली अदालत ने समन भी जारी किए राहुल गांधी को। राहुल गांधी उसके खिलाफ रांची हाई कोर्ट पहुंच गए और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन्होंने वो समन की तामील नहीं होने दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब, यदि और ये तर्क किसने रखा था? अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि साहब कोई प्रॉक्सी थर्ड पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि वो अगर मानहानि का केस करे तो उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यानी जिसके खिलाफ मानहानि की गई है, जब तक वो खुद याचिका दाखिल ना करे तब तक उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई पर रोक लगा दी। तो ये तो हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गालियां देते हैं और अमित शाह को भी गाली देंगे, ये स्पीकर को भी गाली देंगे, सबको गाली देंगे, और वो तो कोई मुकदमा करने से रहे। तो इसका मतलब ये है कि इनको गालियां देने की छूट मिली हुई है। अरे उनकी माता जी भी 2007 में जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था, तब वो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह चुकी हैं। और उसके बाद जो जो उनको जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने, कि राजीव गांधी ने क्या कहा था 1985 में, जब दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई थी और उसमें एक एक व्यक्ति की हत्या का पूरा रिकॉर्ड रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है और रिपोर्ट अवेलेबल है। और उसके बाद कैसे राजीव गांधी ने उस जघन्य हत्याकांड को जस्टिफाई किया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसका वीडियो अवेलेबल है, एनीबडी कैन सी। तो राहुल गांधी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जो उनकी माता जी और जो उनके पिताजी जो कर चुके हैं, और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस आज है, ये उसकी इंपीरियल फैंटेसी जो है, वो कि वो वो आज भी अपने आप को वो वो कांग्रेस जो है, वो ब्रिटिश जो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ये उसकी उत्तराधिकारी ही है। और राहुल गांधी की जो इम्पेरियलिस्टिक फैंटेसीज हैं, वो भी गई नहीं है। और जिस कंटेम्प्ट के साथ, जिस अपमानजनक भाव से वो नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का, और मोदी कहता है, वो मोदी कहता है ऐसी भाषा बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के पद का भी सम्मान नहीं करते। और उनकी जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मेरा अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनना, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरी दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, ये मोदी कहाँ से आ गया? अब तो पीएम बनना मेरा अधिकार है। लेकिन 2004 से उनकी लगातार लॉन्चिंग हो रही है, और इस बीच में हजारों सैटेलाइट छोड़ दिए आईएसआरओ ने, इसरो ने, लेकिन राहुल गांधी आज तक लॉन्च नहीं हो पाए। तो ये जो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें वेट करना चाहिए अगली तारीख में कि अगले डेट पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लेकिन ये नया तर्क है कि ये प्रॉक्सी है, ये थर्ड पार्टी है, और इनको अधिकार नहीं है ये मानहानि का मुकदमा करने का। ये नया तर्क आया है। तो अगर कल को जो है, अगर ऐसे मामले और होंगे, ऐसे और लोगों के खिलाफ भी मामले आएंगे,
राहुल गांधी के खिलाफ और भी मामले चल रहे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले किए हैं। आपको याद होगा गुजरात की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा ही मामला था, जिसके बाद उनको लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था, वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा लीगल इशू है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन ये जो मामले की गंभीरता है वो इस आधार पे कम नहीं हो जाती कि साहब जो इसमें जो वादकारी है, जो प्लेंटिफ है, वो थर्ड पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आज तो कई मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई है और आपने जी गहनता से उन पर अपने विचार रखे हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।